तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सर्वप्रथम आप सभी का अभिवंदन करना चाहूंगा और गुरुओं को प्रणाम करूंगा। एंड एमपीकेएस जो संस्था है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। एजुकेशन लर्निंग शुड नेवर एंड। अगर हम प्रॉपरली लर्न करते रहते हैं और साइंटिफिक लर्निंग रहती है तो समाज में इससे अच्छी चीज हो नहीं सकती। मैं हमारे बड़े भाई राजेश भुवलिया जी का भी रहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करने का कुछ मौका दिया। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करेंगे, डीलिंग विद डेंटल प्रॉब्लम्स। माई सेल्फ डॉक्टर यश अग्रवाल। सबसे पहले हम एक जनरल टॉपिक पे बात करते हैं, हेल्थ। हेल्थ को लेके हमारे मन में क्या विचार आता है। मतलब अगर हम सोचते हैं कि हमारा तन स्वस्थ है या हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम क्या सोचते हैं। हमारे दिमाग में जनरली ख्याल ये आता है कि अगर हम स्वस्थ है मतलब हमें बीमारी नहीं। स्वस्थ का मतलब यही होता है। बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सिर्फ स्वस्थ होना मतलब बीमारी नहीं, बीमारी रहित शरीर होना नहीं होता है। स्वस्थ का मतलब होता है कि आप फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग हो, ना कि सिर्फ अब्सेंस ऑफ डिसीज है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है इसका मतलब आपके सोशल रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हैं, आपका मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी है और आपकी फिजिकल कंडीशन भी यही है। जनरली होता यूं है कि स्वास्थ्य के संबंधित हम सिर्फ फिजिकल फैक्टर पे ध्यान देते हैं, हमारा जो मेंटल और सोशल वाला फैक्टर है हम कहीं ना कहीं वो चीज मिस कर जाते हैं। सिमिलरली डेंटल को लेके हमारे मन में भ्रांति ये है कि अगर हमको मुंह में तकलीफ है मतलब दांत पे दर्द है, इसका ही मतलब हमें दांत में प्रॉब्लम है। बट अगर हम उसका ब्रॉडर एस्पेक्ट देखते हैं तो ओरल हेल्थ इज इसेंशियल टू जनरल हेल्थ। ओरल हेल्थ हमारे सामान्य शरीर की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर ओरल हेल्थ से अगर आप डॉक्टर से सर्टिफाइड होना चाहते हो कि मैं स्वास्थ्य हूँ तो उसका जो एस्पेक्ट है वो काफी बड़ा है। इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम माउथ एंड फेशियल पेन। चेहरे से और मुंह से संबंधित दर्द से आप अगर फ्री हो, ओरल एंड थ्रोट कैंसर अगर आपको नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का मुंह में ओरल इन्फेक्शन नहीं है, आपको मसूड़ों से संबंधित बीमारी नहीं है, आपके दांतों में कीड़ नहीं है, अगर आपका कोई दांत लॉस नहीं हुआ है या ऐसी कोई बीमारी से आप ग्रस्त नहीं है जो आपको खाने में, बोलने में, हंसने में और चबाने में आपको रोकती है, अगर इन सब चीजों से आप फ्री हो तो आप स्वस्थ मुख कहलाते। जनरली जब भी हम डेंटल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, डेंटल मतलब दांत और दांत मतलब दर्द। अगर हमें दांत में दर्द है तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे या हमारे मसूड़ों में तकलीफ है तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे। बट दिस इज नॉट द थिंग। बेसिकली ओरल हेल्थ वी आर कॉल्ड एज ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो सिर्फ मुख से संबंधित बीमारियां ही डेंटल के इसमें नहीं आती है, पूरे चेहरे से संबंधित बीमारियां। अब ये कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो मुंह है वो एक तरीके से विंडो है हमारी ओरल हेल्थ को दिखाने के लिए। मतलब अगर हम मुंह की तरफ में ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी जो जनरल हेल्थ है वो भी इफेक्ट करती है। वो किस तरीके से इफेक्ट करती है, आपने बहुत सारा देखा होगा कि जब कभी आप कोई सामान्य चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो हमारी जीभ निकाल के बोलता है कि आप जीभ निकाल के देखिए, जीभ कैसी है आपकी, आपकी आंखें देखता है। क्यों देखता है? बिकॉज हमारी जो जीभ है, हमारा जो म्यूकोजा है, वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के बारे में एक इंडिकेशन देता है कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन योर ओवरऑल हेल्थ। सो इवन सिर्फ मियर एग्जामिनिंग योर माउथ, मतलब अगर आप आपका सिर्फ मुंह एग्जामिन करते हैं तो वी कैन डायग्नोज सो मेनी थिंग्स, जैसे ब्लड संबंधित बीमारियां होती है, अनीमिया होता है, ल्यूकेमिया होता है, एचआईवी इंफेक्शन होता है। ऐसी कई सारी बीमारियां सिर्फ ओरल कैविटी चेक करके आपके मुंह के जो मांसपेशियां है उसको एग्जामिन करके हम एग्जामिन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी जो ओरल हेल्थ है इट्स अ विंडो टू योर जनरल हेल्थ। कोविड में हम सबने देखा होगा कि म्यूकोरमाइकोसिस करके काला बीमारी का ब्लैक फंगस करके आया था। तो उसका फर्स्ट इंडिकेशन हमारे ओरल कैविटी से ही डायग्नोस होता था अर्ली स्टेज में। तो दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ओरल हेल्थ इज ओवरऑल रिलेटेड टू योर जनरल हेल्थ एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी आप देखोगे कि ओरल बैक्टीरिया जो है
मतलब आपका मुंह के अंदर सभी के मुंह में थूक रहता है। अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाता है तो 1 ml ऑफ सलाइवा, मतलब 1 ml ऑफ सलाइवा में आप देखते हैं तो इट हैज मोर देन 100 मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स। मतलब हमारा जो ओरल कैविटी है, इट्स एन होम फॉर बैक्टीरिया। अगर आप सोचते हैं कि हमारे मुंह के अंदर कितनी बैक्टीरिया होगी, तो इमेजिन कीजिए 100 मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स हमारे मुंह के अंदर एक एक ml सलाइवा में, हमारे मुंह में कितना सलाइवा रहता है सोचिए। तो अगर हम ये बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया को मुंह में रखते हैं तो देन इट इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन। मगर अगर हमारी जो अनहेल्दी बैक्टीरिया का काउंट अगर मुंह में बढ़ जाता है तो डेफिनेटली इज गोइंग टू हैम्पर योर जनरल हेल्थ। हाउ इट विल हैम्पर योर जनरल हेल्थ? अगर आपकी ओरल कैविटी में प्रॉब्लम है या you are having bad bacteria in your oral cavity, so it can affect your lungs, it can affect your kidney, it can affect your liver, it can affect your heart. So basically oral health is definitely related to general health and vice versa. आपने देखा होगा कि अगर आपको बुखार आता है तो आपके मुंह में छाले आने लगते हैं। अगर आप काफी टाइम से बीमार हो तो आपका मुंह ड्राइनेस होने लगता है, आपके होंठ फटने लगते हैं, या आपकी जो चमड़ी है वो सूखी सूखी लगती है, मुंह में थूक कम आने लगता है। तो इट्स एन कॉमन से मतलब कैसे समझाएंगे कि ओरल कैविटी रिलेटेड टू ए बॉडी है और बॉडी इज रिलेटेड टू ओरल कैविटी। हम ऐसा नहीं बोल सकते, हमारे पास में ऐसा नहीं कि किसी का मुंह चल के आ रहा है, डेंटिस्ट के पास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ दांत चल के आ रहे हैं। हमारे पास ओवरऑल पेशेंट चल के आता है। तो ओरल कैविटी इज डेफिनेटली रिलेटेड टू जनरल हेल्थ, एंड वी शुड नॉट कंसिडर ओरल कैविटी एज जस्ट अ डेंटल प्रॉब्लम्स। मतलब वी शुड कंसिडर एज अ ओवरऑल इंडिकेशन ऑफ जनरल। तो हम हमारा जो सेमिनार है आज इसी तरीके से कुछ करेंगे कि जो जनरल प्रॉब्लम्स है दांतों से संबंधित, और दांतों से संबंधित काफी सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई है, मतलब मिथ्स एंड फैक्ट्स जिसको हम कहते हैं कि ये करने से ये होता है, ये करने से वो होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके सामान्य भाषा में डिलीवर करूं कि ये सभी को समझे, एंड टेक्निकल ना जाऊं, एंड जो कॉमन जनरली मिथ्स एंड फैक्ट्स है उसको मैं कुछ एनलाइटन कर सकूं। तो सबसे पहली चीज है कि ओरल हेल्थ डज नॉट कनेक्ट टू योर बॉडी, मतलब ओरल हेल्थ से आपके बॉडी का कोई संबंध नहीं है। तो अभी हमने देखा कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी है तो आप बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, मतलब हार्ट अटैक से लेके निमोनिया से लेके लीवर संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप दिन में 2 टाइम अच्छे से ब्रश करते हो, सिर्फ अच्छे से 2 टाइम ब्रश करते हो, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। आप सोचो, मतलब ब्रशिंग को लोगे, कभी हमारे दिमाग में ये चीज नहीं आई थी कि मैं सुबह ब्रश कर रहा हूँ तो क्या कर रहा होगा। आप ये सोचिए कि मैं सुबह उठ के ब्रश कर रहा हूँ तो मैं हार्ट अटैक से बच रही हूँ, या मैं हार्ट अटैक से बच रहा हूँ, मैं निमोनिया से बच रहा हूँ, या मेरे हार्ट या लिवर या किडनी डिसीजेस से बच रहा हूँ। तो इससे आपको ब्रशिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आए। नेक्स्ट, अभी हम अगर ओरल डिसीजेस की बात की, दीज आर द जनरल थिंग्स कि जिसके पास में एक जनरल डेंटिस्ट के पास में पेशेंट आता है, जैसे दांतों में कीड़ लगना, मसूड़ों से खून निकलना, मुंह से दुर्गंध आना, या लूज टीथ होना, दांतों में हिलना, या किसी के दांत गायब हो जाते हैं, किसी भी कारणवश किसी के दांत का गायब हो जाना, या अक्कल आना, बहुत कॉमन है यंगस्टर्स में अक्कल आना, आड़े टेढ़े दांत होना। हमारा कभी एक्सीडेंट हो गया या किसी कारण से बच्चों की वजह से, या घर में लेडीज है उनको किसी कारण से कोई पैर स्लिप हो गया तो दांतों में चोट लगना। कुछ जेनेटिक लेफ्ट लिफ एंड पैलेट, किसी किसी के घर में बच्चे जब अपने होते हैं तो उनके तालू में गैप होती है, उनके होंठ फटे होते हुए। प्रेगनेंसी, ओरल प्री कैंसरस कंडीशन और ओरल कैंसर, दिस इज द ब्रॉडर एस्पेक्टिव कि इस इन सब प्रॉब्लम्स को लेके जनरली मेरे पास में पेशेंट्स आते हैं। एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर जो मिथ्स एंड मतलब जो भ्रांतियां है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, एंड ये बीमारियां कैसी होती है और हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं इसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेंटल कैविटीज के बारे में। डेंटल कैविटीज मतलब दांतों में कीड़ लगना। मतलब अगर आप स्टैटिस्टिक देखते हैं तो दुनिया में 90% ऑफ द पीपल हैज एक्सपीरियंस कैविटी इन मीन टाइम ऑफ लाइफ। मतलब अगर आप दुनिया में देखते हो तो 90% लोगों को कभी ना कभी कैविटी या गम प्रॉब्लम्स हुए हैं लाइफ में। अब कैविटीज, सबसे मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब हम तो मीठा खाते ही नहीं, या मैं तो बराबर 2 टाइम ब्रश करती हूँ या ब्रश करता हूँ, लेकिन हमारे दांतों में कीड़ी कैसे लगती है। तो एक जनरल नॉलेज के हिसाब से हम पहले दांतों की संरचना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे दांत में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। एक सबसे बाहरी सतह, दैट इज कॉल्ड एज क्राउन और इनेमल, जो व्हाइट कलर का होता है। उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है डेंटिन की, वो स्पंज के समान रहता है, दैट इज येलो इन कलर। एंड उसके अंदर में रहता है नल और पल्प, व्हाट यू कैन से। तो ये जो स्लाइड दिख रही है सबको, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके दांतों का। अब कैविटीज कैसे होती है? अब कैविटीज मीठा खाने से नहीं होती।
जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मुंह के अंदर मोर देन 100 मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु है, कीटाणु है ना। आ, हम जो भी खाना खाते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसमें शुगर होता है। मतलब डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स लो, प्रोटीन्स लो, फैट्स लो, जब वो डिग्रेड होते हैं तो कहीं ना कहीं फॉर्म में शुगर आते हैं। जब हमारे मुंह के बैक्टीरिया, ये शुगर और दाल जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाते हैं। वो खिचड़ी क्या रहती है, जो भी खाना रहता है उसको, जो बैक्टीरिया है उसको सड़ाते हैं। जब कभी सड़न होती है तो एसिड सीक्रेट होता है। अब जो आपके दांत है का जो इनेमल बना हुआ है बेसिकली, वो कैल्शियम है। या अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ कि सबके घरों में टाइल्स रहती है, टाइल्स जिस चीज से बनती है, गृहणियां इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगी कि अगर आप टाइल्स पे एसिड डालते हैं और ब्रश लगा के घिसते हैं तो क्या होता है, टाइल्स गलती है। सिमिलरली जब कभी हमारे दांतों में खाना फंसा हुआ रहता है, काफी टाइम तक फंसा हुआ रहता है, तो वो वहां पे खाना सड़ता है। खाना सड़ने की वजह से वहां पे एसिड सीक्रेट होता है। एसिड सीक्रेट होने की वजह से जो हमारी प्रोडक्टिव लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट इनेमल, जो बाहरी लेयर है, उसमें ब्रेकेजेस आ जाती है, वो टूट जाती है। वो टूटने के बाद में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो अंदर जाते हैं डीपर टिश्यूज में, डेंटिन के अंदर। डेंटिन स्पंज लाइक है। डेंटिन में बैक्टीरिया के लिए बहुत सारा खाना रहता है, तो डेंटिन के अंदर अगर बैक्टीरिया घुस गए तो फिर वो सब तरफ से फैलने लगते हैं एंड पल्प तक पहुंच जाते हैं। अगर वो पल्प तक के पहुंच गए तो हमें दांतों में दर्द होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ब्रश करना है, हमें खाना फंसने नहीं देना है। सिर्फ इतना सिंपल तरीका है, अगर इतना सिंपल चीज हम करते हैं तो हमारे दांतों में कीड़ नहीं लगेगी। या हम जब कभी खाना खाते हैं उसके बाद में हमको कुल्ला करना है तो हमारे दांतों में कीड़ नहीं लगेगी। ये अब एक एक केरीज के लिए वीडियो है, शायद एक 2 मिनट का वीडियो है, दांतों से संबंधित की रूट कैसा चलता है अगर हमारे दांतों में कीड़ लगती है तो। वीडियो चल रहा है आई थिंक। जी। ये प्रोग्रेशन ऑफ टीडीएस के बारे में बताया गया है कि दांत में सड़न होती है, किस तरीके से अंदर पीक बनती है, कई बार पेशेंट के मुंह से फुंसी हो जाती है दांतों के ऊपर, हमको भयानक दर्द होता है। तो एक जनरल एनिमेटेड वीडियो है कि किस तरीके से दांतों में कीड़ लगती है और वो कैसे अंदर जाती है। अगर हम इलाज नहीं करते हैं तो ये दांत पूरी तरह से टूट के सड़ जाता है। तो हमने देखा कि दांत में कीड़ कैसे लगती है, उसका प्रोग्रेशन कैसा रहता है। मतलब इनिशियली अगर आप देखते हो तो दांत में हल्का सा डिस्कलरेशन मिलेगा, आपको ब्लैक स्पॉट दिखेगा, एंड ग्रेजुअली वो बढ़ते हुए इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है। अगर हम उसे फिर भी ध्यान नहीं देते तो ऐसा हो जाता है। या और बाकी स्टेज में फिर वो दांत पूरे से टूट के झड़ जाता है। हमने ये देखा होगा कि बच्चों के दांतों में भी ये चीज होती है। मतलब जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं उनके सामने के दांतों में जनरली इस तरह की कैविटी दिखती है। हमें लगता है कि कुछ तो भी डिस्कलरेशन है, बच्चा ब्रश नहीं कर रहा है, बट ये कीड़ हो सकती है। तो इसका लिए अगर ऐसा दांतों में कभी भी डिस्कलरेशन दिखता है अपने को, तो हमको डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे दांत निकालना है, या वो पेशेंट ही बताता है हमको कि डॉक्टर साहब मुझे रूट कैनाल करना है या मुझे इसमें फिलिंग करना है। तो अब हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई साहब हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि दांत में रूट कैनाल करना है या फिलिंग करना है या कैप लगाना है। बेसिकली जो आपने कीड़े को टाइम दिया है, इतना दिनों तक खाना पीना खिलाया है, वो डिसाइड करेगा कि हमको क्या करना है। तो अगर शुरुआती स्टेज में आप हमारे यहाँ पे आ जाते हो तो सिंपल जो इनेमल है उसको हम साफ करके, उसमें बहुत तरीके की फिलिंग होती है। जैसे कंपोजिट फिलिंग है, वो दांतों के कलर की होती है। सिल्वर फिलिंग, चांदी, वरना सोना तो आजकल रेट बहुत ज्यादा हो गया तो सोना नहीं भरते हम लोग।
तो सोने की फिलिंग तो नहीं कर पाते, कंपोजिट और सिल्वर फिलिंग होती है जनरली। और इसके अलावा रूट कैनाल, अगर दांतों की जो नस है, जो अंदर का इनफेक्ट पोर्शन, सबसे अंदर का पोर्शन है, उसी किसी कारण से उसको चोट लग जाती है, तो हमको ऐसी स्थिति में रूट कैनाल करना पड़ता है। तो रूट कैनाल आजकल काफी एडवांस हो गया है। रूट कैनाल मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मेरे क्लिनिक पे सिंगल विजिट में कर देता हूँ। आज की डेंटिस्ट्री और पहले की डेंटिस्ट्री में बहुत फर्क आ गया है। पहले रूट कैनाल को लेकर 10-12 स्टिचिंग्स लगते थे एंड रूट कैनाल में बहुत दर्द होता था। लिटरली स्पीकिंग कि आजकल रूट कैनाल और मेडिकामेंट्स इतने एडवांस हो गए हैं कि पेनलेस डेंटिस्ट्री हो चुका है, तो रूट कैनाल से डरने की जरूरत नहीं है। रूट कैनाल का सक्सेस रेट 80 to 85% है। मतलब ऐसा नहीं कि रूट कैनाल फेल नहीं होते, बट अगर 80 to 85% कोई चीज का सक्सेस रेट है तो इसका मतलब हमें उसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। तो रूट कैनाल से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को जरूरत है रूट कैनाल की तो उसको बिल्कुल रूट कैनाल करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल दांत हमेशा नेचुरल रहता है। इसके बाद में मिथ्स एंड फैक्ट्स की अगर बात करें, तो कैविटीज को लेके ये चीज है कि भैया हम लोग डाइट सोडा पीते हैं या हम लोग शुगर, सिर्फ शक्कर तो खाते नहीं, हम लोग उसके बाद में भी कीड़ी कैसे लगती है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शुगर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं शक्कर की मात्रा रहती है। और अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करेंगे और खाना हमारा फंसा रहेगा तो भी हमारे इसमें कैविटीज हो सकती है। अ, इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो एक बहुत कॉमन है आजकल के यंगस्टर्स में कि डाइट सोडास का बहुत चलन है, मतलब शुगर फ्री सोडास का है। ये कोका कोला कंपनी, पेप्सी, मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये जो डाइट करके आया है इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है। जैसे अभी हमने देखा हुआ, हम जिसमें आपको बताया कि कीड़ लगने में 3 कारण बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, एक तो बैक्टीरिया, एक आपका दांत, और समय, कितनी देर तक के उस खाना उसमें सड़ रहा है। होता क्या है कि वहाँ पे एसिड फॉर्म होता है। अगर जब हम ये डाइटरी सोडाज लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ऑलरेडी इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। तो एसिडिटी हाई होने की वजह से, एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप 3 दिन तक के आपके दांत को कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल के रखोगे तो 3 से 4 दिनों में दांत पूरी तरह से गायब हो जाएगा। दैट मीन्स वो जो इनेमल है, आपकी जो प्रोटेक्टिंग लेयर है दांत की, जो डाइटरी सोडा या फिर शुगर फ्री सोडाज है वो उसको डैमेज करते हैं। आप जब कभी डाइटरी सोडा पीते हैं तो आपकी जो मुंह की पीएच बोलते हैं, पीएच मतलब वो अगर आपको समझना है तो वाटर का जो पीएच है वो न्यूट्रल है, 0 है। और जैसे जैसे हमारा पीएच नीचे जाता है तो हम एसिडिक तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे हमारा पीएच ऊपर जाता है अल्कलाइन होता है। तो हमारे दांत टाइल्स के समान बने हुए हैं, अगर हम उस पर एसिड डालेंगे तो हमारा दांत गलेगा। तो जब कभी हम ये डाइटरी सोडा पीते हैं तो हमारे मुंह का जो एसिडिटी है लेवल बहुत बढ़ जाता है। उससे होता है क्या कि हमारे दांत गलने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है, मैं तो बोले धीरे धीरे सोडा पीता हूँ, कि एक एक घूंट पी के मैं 2 घंटे या 4 घंटे में सोडा पी रहा हूँ, तो वो चीज तो और बुरी है। अगर आप धीरे धीरे सोडा पी रहे हो तो मतलब आप 4 घंटे तक की आपकी मुंह की एसिडिटी लेवल जो है वो 2 से 3 के पीएच में रख रहे हो, दैट इज मोर डेट्रीमेंटल टू योर दांत। तो ये जो डाइटरी सोडा है या शुगर सोडा है वो आपके दांतों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं, ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं। अगर आपको प्यास लगी रही है तो हमारे यहाँ पानी फ्रीली अवेलेबल रहता है, यू शुड ड्रिंक वाटर। दूध, गौ माता का दूध सबसे अच्छा। वेजिटेबल जूस ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, दीज आर हेल्दी एंड दिस इज नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर योर टूथ ऑल्सो। इसके बाद में आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा दांत अगर दुखता है तो ही हमारे को डेंटिस्ट के पास जाना है। बट मैंने आपको बताया कि केरीज अगर इनिशियल स्टेज पे हम डायग्नोस कर लेते हैं, जैसे बहुत ही शुरुआत में डिस्कलरेशन रहता है, अगर उस दौरान अगर आप डेंटिस्ट के पास में आते हो तो आपका पैसा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, और नेचुरल दांत भी बच जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके दांतों में दर्द होता है तो ही आपको जाना है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंटिव, अगर आपके बाकी के स्लाइड्स में देखोगे कि दांत सिर्फ हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि ओरल कैविटी इज नॉट रिलेटेड ओनली विद टूथ, दांतों के अलावा भी बहुत सारी समस्या होती है जो कि बेसिक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से हम डायग्नोस कर सकते हैं। आपके कई सारे ब्लड प्रॉब्लम से हम ओरल कैविटी को चेक करके डायग्नोस कर सकते हैं, जो कि लेटर स्टेज पे शायद भयावह रूप ले ले, लेकिन इनिशियल स्टेज में ओरल कैविटी के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है और आप उसको ठीक कर सकते हो। तो डेंटल, रेगुलर डेंटल चेकअप इज ऑलवेज नेसेसरी। फिर बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमारे दांत पीले पड़ रहे हैं, या मेरे दांत तो व्हाइट नहीं है, उसके दांत बहुत व्हाइट है। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको दांतों की संरचना समझाया कि दांत के अंदर वाली जो लेयर रहती है दैट इज येलो इन कलर, डेंटिन। भगवान ने हर किसी को एक दांतों का नेचुरल शेड दिया है। तो जिसके दांत सफेद है उसके दांत अच्छे हैं, जिसके दांत पीले उसके दांत बुरे हैं, ऐसा नहीं होता। एक नेचुरल शेड है जो भगवान ने दिया है, वो शेड अगर आपका मेंटेन रहता है दैट इज गुड। हाँ, अगर देखिए आपके दांतों का सडनली पहले व्हाइट थे और अभी पीले हो रहे हो तो कुछ ना कुछ कारण है,
या तो आप सोडा बहुत पी रहे हो, जोर से ब्रश कर रहे हो, या ऐसे कोई चीज कर रहे हो जिसकी वजह से आपके दांत पीले पड़ रहे हैं, ऐसे केस में आपको डेंटिस्ट के पास दिखाना चाहिए। बट अगर सिर्फ आपके दांतों का कलर रिलेटिवली थोड़ा सा येलो है या डार्कर शेड है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। प्लस अभी मार्केट में चलन चल रहा है चारकोल या सेंसिटिव टूथपेस्ट का। लोग बिगर पूछे बिगर समझे, हर किसी को जिसको जरूरत नहीं है वो चारकोल के टूथपेस्ट या सेंसिटिव टूथपेस्ट लेके आ जाता है। चारकोल टूथपेस्ट इज नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड रिकमेंडेड फॉर योर टूथ, बिकॉज चारकोल टूथपेस्ट इन अ वे जो प्रोटेक्टिव एजेंट रहते हैं सलाइवा के अंदर वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और इट इज नॉट गुड फॉर योर। प्लस सेंसिटिव टूथपेस्ट तो 101% नॉट रिकमेंडेड फॉर जनरल पब्लिक। सेंसिटिव टूथपेस्ट आपको जब भी यूज करना है जब आप डेंटिस्ट ने आपको लिख के दिया है। होता क्या है, सेंसिटिव टूथपेस्ट में कंपनीज ये सब चीजें नहीं बताती। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम, उसमें सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट रहता है जो कि सेंसिटिव को मार्क करता है। अगर आप सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज कर रहे हो तो दांतों में अगर इनिशियली कैविटी है आपको, तो उसकी वजह से सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज करने की वजह से आपको दर्द का एहसास नहीं होगा और आपको लेटर स्टेज में डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर प्रोलॉन्ग आप जैसे कई सारे सेंसिटिव टूथपेस्ट आए हैं, अगर प्रोलॉन्ग यूज करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स रहते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर योर टीथ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो टूथपेस्ट है उसका रोल सिर्फ साबुन का है। आप डव से नहाओ, हमाम से नहाओ, या पियर से नहाओ, इट इज ओनली हैविंग ए क्लींजिंग एक्शन। मतलब आपको सिर्फ पेस्ट यूज करना है, वो एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। द वे यू ब्रश इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन जो आप पेस्ट कौन सा यूज करते हो। तो जो ब्रांडिंग गिमिक्स है उसमें ना पड़ते हुए हर किसी ने सेंसिटिव टूथपेस्ट नहीं यूज करना चाहिए। इसके अलावा ब्रशिंग हार्डर क्लींस टूथ, मतलब ब्रश अगर मैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो 2 घंटा ब्रश करता हूँ या मैं 20 मिनट ब्रश करती हूँ। तो मेरा हमेशा बोलना ये रहता है कि आपको दांत साफ करना है, बर्तन नहीं साफ करना है। तो आपके दांत डेलिकेट है, पत्थर पे भी अगर पानी गिरता है तो पत्थर में स्क्रैच पड़ जाती है, तो आपके दांतों को आपको जीवन भर मेंटेन करना है। तो आपका जो ब्रशिंग फोर्स है दैट शुड बी ऑप्टिमम, मतलब बहुत जोर जोर से या हार्ड ब्रश यूज नहीं करना चाहिए। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज सॉफ्ट टूथब्रश, चेंज योर टूथब्रश इन 3 मंथ्स। अगर आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स है, जैसे ये आपका टूथब्रश है और इसके ब्रिसल्स है, अगर आप देखते हो इसका एक तरीका है कि आप हार्ड ब्रश यूज कर रहे हो या आप जोर से ताकत लगा रहे हो, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये अगर इसके टूथब्रश के ब्रिसल्स फ्राई हो जाते हैं, मतलब ऐसे फैल जाते हैं, आपके कई लोगों के देखोगे कि आपके ऐसे फैल जाते हैं ब्रिसल्स। अगर ये ऐसे फैल रहे हैं इसका मतलब एक्सेसिव फोर्स लगा रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है। और अभी हमारे भारतीय में है कि टूथब्रश जो है वो एक बार आया तो 6 महीना साल भर तक चलता है। तो हमें इतना कंजूस नहीं होना चाहिए। अगर कितना भी अच्छा दिखता हो, कितना भी अच्छा हो, 3 महीने के अंदर आपको टूथब्रश चेंज करना है, मतलब करना है। हमेशा आपको सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना है और डेलिकेटली फोर्स करना है। प्लस अभी यंगस्टर्स आते हैं मेरे पास में, हम तो सब च्युइंगम खा लेते हैं सुबह उठ के, ब्रश नहीं किए तो चल जाता है। आप सोचो, आपको लगता है कि ब्रशिंग से काम ज्यादा अच्छा रहेगा कि च्युइंगम से ज्यादा अच्छा रहेगा? तो च्युइंगम इज एन एडिटिव एड which can help you in more saliva flow, but it is not at all a substitute for your brushing. इसके अलावा ब्रशिंग को लेके और चीज है कि मैं कोई भी टाइम पे ब्रश कर सकता हूँ। मतलब कुछ लोगों को आदत है कि सुबह उठ के ब्रश नहीं करते, ऑफिस जाने के आने के बाद में ब्रश करते, शाम में ब्रश करते। तो साइंटिफिक रीजन ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि कितने समय तक के खाना आपके मुंह में सड़ता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर आप रात में ब्रश करते हो तो जो कोई भी खाना आपके मुंह के अंदर फंसा हुआ रहेगा वो क्लीन हो जाएगा, तो आपके दांतों में सड़ नहीं लगी। प्लस सवेरे उठ के आ, रात में हमारे मुंह में सलाइवा का जो फ्लो है वो बहुत कम रहता है, जो सवेरे उठ के हमारे मुंह में दुर्गंध आती है। तो सुबह उठ के ब्रश करने से वो दुर्गंध दूर हो जाएगी। तो बेसिकली 2 टाइम ब्रशिंग इज ओनली रिकमेंडेड, वन एट सुबह सो के उठने के बाद, रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले का मतलब क्या है कि जब बिस्तर जाने से पहले हमने ब्रश किया, उसके बाद में हमने पिज्जा खाया या आइसक्रीम खाई, कुल्फी खाई, तो वो चीज नहीं है। आपने ब्रश कर लिया उसके बाद में आपको सिर्फ पानी पीना है, ज्यादा से ज्यादा खाना कुछ भी नहीं। मतलब कई लोग ऐसा है कि 8 बजे में ब्रश कर लिया उसके बाद में रात का डिनर कर लिया, दैट डजंट मेक सेंस। प्लस मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हर बार खाने के बाद ब्रश नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। हर बार आप अगर खाते हो और उसके बाद ब्रश करते हो तो आपके दांतों में तकलीफें ज्यादा हो जाएगी, आपको सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो हर बार खाने के बाद में आपको सिर्फ कुल्ला करना है, दैट्स इट। जो हमारे पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग करते थे, और जीभ साफ कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा, दैट इज ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओवरडू करने से भी चीजें खराब होती है, तो वी शुड नॉट डू दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पेरियोडोंटल डिसीजेस। पेरियोडोंटल डिसीजेस मतलब इसमें जनरली हम 3 चीजें ले सकते हैं मुंह से: दुर्गंध आना, खून निकलना, या दांतों का सडनली हिलना।
अब इसमें स्टेजेस रहती है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। समझो अगर आप सब मिट्टी में काम किए हो, मिट्टी में अगर अपन खेलते हैं, जैसे ये हमारे हाथ है और मैंने मिट्टी में खेला, उसके बाद मैंने हाथ धोया, तो इसमें सबसे डिफिकल्ट रीजन कौन सा रहता है साफ करने के लिए? हमारे नाखून के बीच में हमारे उसमें मिट्टी फंस जाती है। कारण क्या है कि मिट्टी और नाखूनों के बीच में हल्की सी गैप। अगर आप ध्यान दोगे तो आपके दांतों और मसूड़ों के बीच में भी हल्की सी गैप। तो वो जो एरिया है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्लीन करने की। अगर वो एरिया में हम क्लीनिंगनेस नहीं मेंटेन करते हैं तो पेरियोडोंटल डिसीज की पहली चीज रहती है ब्लीडिंग गम्स, मतलब मसूड़ों से खून आना। ये फर्स्ट स्टेज रहती है। अगर हम उसके बाद में ध्यान नहीं देते तो ये जैसा आपने देखा होगा एक डायग्राम में, यहाँ पे हल्का सा कैलकुलस एक पीली कलर की परत जमी हुई दांतों के ऊपर। अगर हम इसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो ये और आगे बढ़ती है। इसमें आपके जो अटैचमेंट है मसूड़े का दांतों से अटैचमेंट है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। अगर हम इस पे भी ध्यान नहीं देते हैं तो फिर हड्डी का जो गलना है वहां पे शुरू हो जाता है, तो आपका दांत कमजोर होने लगता है। तो अगर फर्स्ट साइन है ब्लीडिंग गम्स, अगर आप ब्लीडिंग गम्स आते हैं या इस तरह की कि आपके दांतों पे लाइनिंग जमी हुई दिख रही है आगे से या पीछे से, तो यू शुड कंसल्ट डेंटिस्ट एंड इसकी सफाई करवा लेना चाहिए। अब सबसे ज्यादा कॉमन चीज होती है कि दांत की सफाई करने के बाद में दांत ढीले हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप साइंटिफिक डाटा देखते हो तो 1 ग्राम ऑफ कैलकुलस में 10⁸, मतलब कितने 100 करोड़ है मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, उतने बैक्टीरिया होते हैं। बेसिकली ये जो कैलकुलस है, ये जो दिख रहा है आपको जमा हुआ, ये बैक्टीरिया का जमावड़ा है और कुछ नहीं। अब आप सोचो घर के अंदर इतनी गंदगी रहेगी तो अच्छा रहेगा क्या? वो नहीं रहेगा, ऑब्वियस चीज है। तो हम इसको अगर साफ करेंगे, साफ करने के बाद में आप ये देखो, जैसे ये भाई साहब आए थे, इनके मैंने दांत साफ किया था तो दांतों में गैप दिख रही है इनके। बट इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ये गैप मैंने बनाया। दिस डजंट मीन ना कि हमारे पास में ट्रीटमेंट करा है इसलिए गैप। यहाँ पे ये गैप में कचरा फंसा हुआ था, हमने वो कचरा साफ कर दिया, तो कम से कम ये गैप आगे नहीं बढ़ेगी। तो एक बहुत ही कॉमन चीज है कि हमने दांतों की सफाई की और दांत खिलने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोई चीज का। कोई डेंटिस्ट आपके दांत खिलाने के लिए नहीं बैठे, कोई डेंटिस्ट आपके दांत नहीं हिलाएगा। तो यू शुड गो फॉर क्लीनिंग अगर आपको डेंटिस्ट बोलते हैं कि क्लीनिंग करना है। अब यंगस्टर्स में ये है कि थोड़ा भी दाग लगा हर 6 महीने में क्लीनिंग करा लेते हैं। उनके दांतों के लिए नॉट रिक्वायर्ड। मतलब अगर आप हर 6 महीने में जरूरत नहीं है और सिर्फ फैशन के लिए दांतों को क्लीनिंग करा रहे हो तो दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। हम मना कर देते हैं हमारे क्लिनिक पे कि नहीं आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ऐसा कहीं लग रहा है कि हमारे दांतों में इस तरीके से कट्टर जम रहा है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर क्लीनिंग। अब ऑन द सीवियर टॉपिक, कि अगर हम ये क्लीनिंग नहीं कराते तो क्या? अगर आप ये क्लीनिंग नहीं कराते तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया का जमावड़ा है पूरा ना पूरा। आप जो कोई भी खाना खा रहे हो, कितना भी हेल्दी फूड खा रहे हो, ऑर्गेनिक फूड खा रहे हो, जब आप जो चीज से खा रहे हो वही चीज अगर गंदा है तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया वो खाने से अंदर पेट में जाएंगे। जब वो बैक्टीरिया पेट में जाएंगे तो वो आपके हार्ट पे आपको हार्ट अटैक तक दे सकते हैं वो बैक्टीरिया। लीवर्स में लीवर फाइब्रोजन, मतलब आपका लीवर फेलियर कर सकते हैं, आपका पेट खराब कर सकते हैं। एंड एक प्रेगनेंसी का मैंने स्पेसिफिकली डेडिकेटेड सेक्शन लिया है। इसके वजह से प्री टर्म बर्थ या प्री मेच्योरिटी, जो बोलते हैं ना कि बच्चा 9 महीने से पहले 6 महीने 7 महीने में हो गया, तो इवन दिस बैक्टीरियल प्रॉब्लम कैन कॉज प्री टर्म बर्थ। तो इसको इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज का, हम इतना नजरअंदाज करते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो स्वस्थ थे लेकिन हमारे को हार्ट अटैक आ गया, क्यों हो सकता है? तो आपने ओरल कैविटी चेक की क्या, वो देखना चाहिए। कई बार लेडीज बहुत कुछ सही रहता है लेकिन उसको प्रीटर्म लेबर हो जाता है, तो दिस मे बी द रीजन। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या रहता है? सबसे बेसिक चीज है स्केलिंग एंड क्यूरेटर ट्रीटमेंट। पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट का हम सफाई करते हैं। एडवांस केसेस में हमको सर्जरी करना पड़ता है। जैसा ये सर्जरी सर्जरी मतलब हम मसूड़ों को खोलते हैं, उसको सफाई करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। अगर बहुत ही एडवांस चीज में आप आ रहे हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमको दांतों को निकालना पड़ता है। तो दीज आर द बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट। अब इसको लेके कुछ मिथ्स है कि गम डिसीजेस कॉमन नहीं है। इनफैक्ट मैंने जैसे आपको बताया कि गम डिसीज वर्ल्ड के सबसे कॉमन डिसीजेस है। अगर मेरे दांत में कीड़ नहीं है तो मुझे गम डिसीज हो नहीं सकते। आपने देखा कि दांत में कीड़ लगने का जो पैथोफिजियोलॉजी है वो टोटली अलग है, और मसूड़ों में सूजन आने का पैथोफिजियोलॉजी टोटली अलग है। इट इज टोटली रिलेटेड विद, आपको जो नखून वाला एग्जांपल हमेशा याद रखिए कि अगर हमने सफाई नहीं किया, गंदगी जम रही है तो हमको पीरियो प्रॉब्लम्स होंगे। अगर मुझे पायरिया हो गया तो मेरे दांत निकालना ही पड़ेगा। इसके डर की वजह से भी कई लोग पेशेंट हमारे यहाँ नहीं आते। कोई रिलेटिव्स बोल देता है अरे तुम्हारे दांतों में तो पायरिया हो गया, तो उसको ऐसा लगता है कि अरे पायरिया हो गया तो डॉक्टर पूरे दांत निकाल देगा, मैं घोड़ा बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि स्केलिंग एंड क्यूरेटाज से बहुत सारी चीजें हो जाती। सर्जिकल इंटरवेंशन से भी बहुत सारे दांत बच जाते। कुछ दांत बहुत ही ज्यादा हिल रहे हैं तो उनको निकालना पड़ सकता है। एक चीज है कि ब्लीडिंग गम्स इज एब्सोल्युटली नॉर्मल इन प्रेगनेंसी। मतलब प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका दांतों से खून निकलेगा ही।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी है तो आपके मुंह से खून नहीं निकलेगा। बैड ब्रीथ इज इंडिकेटर ऑफ गम डिसीज। अब मुंह से हेलिटोसिस मतलब दुर्गंध। तो दुर्गंध एक इंडिकेटर हो सकता है आपके अगर पेरियो में प्रॉब्लम्स है, बट मोस्टली दुर्गंध का मेन कारण होता है कि या तो आप पानी कम पी रहे हो या आपका पेट साफ नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर के आने से पहले आप ये दोनों चीज चेक कर लीजिए कि अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हो तो भी आपके मुंह से दुर्गंध आएगी। पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। और अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा तो किसी जनरल फिजिशियंस को या बहुत सारे लेक्सेटिव्स आते हैं वो ट्राई कीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपको मुंह से दुर्गंध आ रही है तो डेफिनेटली यू कैन कम टू अस। अब कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि मुझे डायबिटीज है इससे मेरे दांतों में पायरिया हुआ। डायबिटीज की वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी बीमारियों को घर में बुला लो। डायबिटीज में अगर आपको डायबिटीज है तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको पेरोनिटल प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट डायबिटीज की वजह से पेरोनिटल प्रॉब्लम्स नहीं होते। डायबिटीज एक एडिटिव फैक्टर है। अगर आप अच्छे से ओरल हाइजीन रखते हो, अच्छे से ब्रश करते हो, तो डायबिटिक पेशेंट में भी 1 रुपए की भी दांतों में तकलीफ नहीं होती। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मिसिंग टीथ। दांत अगर हमारे पास दांत नहीं है, ये फैक्टर में बताइए आपने क्या देखा। देखिए वो सामने वाले की भौवें भी नहीं है, बट हमारा ध्यान सिर्फ दांतों पे गया है। तो दिस इज द स्टैटिस्टिक कि 47% ऑफ द पीपल फर्स्ट सी योर स्माइल। मतलब आप जब कभी लोगों से मिलते हैं तो सबसे पहले आपकी दांतों पर नजर जाती है। तो ओवरऑल आपका इंप्रेशन दांतों से ही होता है। बाद में सारी चीजें आती है, आपने कितने अच्छे कपड़े पहने, कितने अच्छा ग्रूमिंग किया, कौन से पार्लर से जाके आए, दैट इज सब सेकेंडरी। पहले आपके दांत देखे जाते हैं। तो यू शुड ऑलवेज थिंक कि अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो दिख गया है सामने वाले को। अगर ये चीज ध्यान में रखेंगे तो। इसके अलावा अगर दांत नहीं तो सिर्फ दिखने का प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं। अगर आपको दांत नहीं है तो आपको बोलने में भी दिक्कत होती है। सोचिए अगर सामने का दांत नहीं है तो आप किस तरीके से आपके मुंह से हवा निकलेगी। तो आप प्रॉपरली बात नहीं कर पाओगे। अगर कोई सिंगिंग प्रोफेशन के है तो 100% दांत में अच्छे से गाना नहीं गा पाएगा। आप खुल के हंस नहीं सकते, जिनके मुंह में दांत नहीं रहते तो दबा दबा के हंसते हैं, ऐसे दबा दबा के हंसते हैं। तो इसके अलावा, हंसने बोलने के अलावा एक चीज होती है कि हमारा एक मैस्टिकेटरी एपरेटस बना हुआ है। हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ, चक्की के 2 पार्टे होते हैं। अगर एक पार्टा नहीं है तो खाना नहीं चबेगा, है ना। तो सिमिलरली अगर हमारा कोई दांत मिसिंग है तो वो एरिया से हम प्रॉपरली मैस्टिकेटरी इफिशियंसी हमारी वो मैस्टिकेटरी एपरेटस खत्म हो जाती है। प्लस इसके अलावा अगर हमारे दांत नहीं है तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि ऊपर वाला दांत नीचे आ रहा है, ये वाला दांत पीछे जा रहा है, आगे पीछे है। हमारा ओवरऑल अलाइनमेंट ऑफ जो मुंह का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ सकता है। तो वी शुड नॉट इग्नोर मिसिंग टीथ। मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर पूरी दांत नहीं है तो हम उनको 32 ही दे सकते हैं। थोड़े दांत है तो आरपीटी मतलब रिमूवल पार्शियल डेंचर दे सकते हैं। रूट कैनाल के बाद में जनरली क्राउन देते हैं। और अगर एक दांत नहीं है तो हम क्राउन एंड ब्रिज दे सकते हैं। इसके अलावा अभी नया लेटेस्ट में तो नहीं बोल सकते, बट जो बहुत ही अच्छा एक बूम तरह का ट्रीटमेंट है न्यूरल इम्प्लांट्स, जिसमें हम किसी भी पेशेंट को फिक्स दांत दे सकते हैं, चाहे वो 70 साल का हो, 80 साल का हो या 20 साल का हो। अगर उसके मुंह में एक भी दांत नहीं है तो वी कैन गिव फिक्स ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ इम्प्लांट्स। तो इम्प्लांट्स को लेके भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इट्स रिलेटिवली न्यू। डेंटिस्ट्री में जो कुछ भी नया आता है उसको लेके बहुत सारे मिथ्स पहले ही आ जाते हैं। तो डेंटल ट्रीटमेंट में अगर हम सोचते हैं कि इम्प्लांट कराए तो इम्प्लांट से बहुत दर्द होगा, इम्प्लांट को बहुत टाइम लगता है, अरे इम्प्लांट तो बहुत महंगा है। इम्प्लांट कराने के बाद में हमको ना बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है उसका, वो बिल्कुल नेचुरल लगता है, ऐसा लगता है कि खिला लगा लिया करके। इम्प्लांट हमारे को अगर डायबिटीज है या हम अगर हमारी एज 50+ होगी तो हम नहीं कर सकते। इनफैक्ट इम्प्लांट्स ओल्ड एज पीपल्स के लिए ही इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर मेरा हार्ट का बाईपास हुआ है या मुझे हार्ट हार्ट डिसीज है तो मैं उसमें इम्प्लांट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट है जिनको सीवियर बाईपास हुआ है, जो हाईली डायबिटीज थे। मेरा जो सबसे ओल्ड पेशेंट है इम्प्लांट का, दैट इज अराउंड आई थिंक 86 ईयर ओल्ड। 86 से ओल्ड पेशेंट में हमने इम्प्लांट किए हैं। तो दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि इम्प्लांट कैन बी डन एट द एज ऑफ 86 ऑल्सो। तो इम्प्लांट टाइटेनियम का रहता है, लेकिन कई लोग बोलते हैं अरे सर वो मेटल का है तो सड़ जाएगा, जंग लग जाएगा। तो ये सब चीजें फैलाई हुई चीजें हैं। कम टू द प्रोफेशनल एंड ये सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। जो अगर प्रोफेशनल्स है वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएंगे। एंड माइंडेड की इम्प्लांट्स आर 100% 100% से। आपको मेरे कुछ केसेस दिखाना चाहूंगा कि इम्प्लांट कितनी जल्दी हो सकते हैं। आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम। ये जो आंटी जी आए थे, इनके दांत शुरुआत में जब वो आए थे ऐसे थे, देयर ऑफ नो यूज। एंड जिस दिन हमने सर्जरी की उसका सेकंड डे का पिक्चर है और ये थर्ड डे का पिक्चर है। तो
अगर हम 3 दिन में इस तरीके का दांत दे सकते हैं तो इम्प्लांट का हीलिंग टाइम बहुत है। बहुत सारी जो भ्रांतियां अपने आप ही केस से समझ में आएंगी, जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे अपने आप ही सॉल्व हो गए कि इम्प्लांट कितने से। ये उनका पहले का पिक्चर है, ये बात का पिक्चर। आप देखिए मतलब उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि दांतों की वैल्यू क्या होती है। प्लस मैं आपको और एडिशन बताऊंगा कि इनको कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम था। अगर आप प्रॉपरली खाना नहीं खाते हो तो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होता है। एंड ही वाज शी वाज ऑन कांस्टेंट मेडिकेशंस, मतलब उनको बीपी का मेडिकेशंस ले रहे थे। कॉन्स्टिपेशन के लिए उनको बार बार लेक्सेटिव देना पड़ रहा था। बहुत सारी बीमारियां उनके घर में विस्कस साइकिल में होती आ रही थी। अभी पिछले 2 साल से इनकी जो दवाइयां हैं लगभग लगभग 50% हो। तो सिर्फ दांत लगाने से इतना फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप अच्छा खाओगे, न्यूट्रिशियस फूड खाओगे, तो ओवरऑल आपकी बॉडी में भी काफी हेल्प होगी। ये जस्ट फ्यू केसेस है इम्प्लांट्स एंड क्राउन एंड ब्रिजेस के, कि ये ऐसे थे पहले, इनका मुंह भी नहीं खुलता था एंड इस तरीके थे। एंड अभी जस्ट सी, मतलब ही इज एंजॉयिंग लाइफ लाइक नथिंग। ये एक यंग पेशेंट था, ड्यू टू एक्सीडेंट इनका सामने का दांत चले गया था। एंड अभी स्माइल देखिए कैसे। तो इम्प्लांट्स आर वेरी सेफ। ये एज फैक्टर इसमें देख सकते हो। आई थिंक ही इज 66 year old, दैट लेडी वाज 42 years old एंड दिस गाय इज ओनली 24 years old। तो इट इज यूनिवर्सल, आप किसी भी पेशेंट में कभी दे सकते हो। प्लस अगर हमको इम्प्लांट्स नहीं कराना तो दीज आर द डेंचर्स। इवन डेंचर्स से आपके फेशियल वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम या डायरेक्शन का प्रॉब्लम है, काफी हद तक ये सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं अक्कल दाढ़ के ऊपर। अक्कल दाढ़ बहुत सारी चीजें हैं। अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ को भी लेके एक छोटा सा वीडियो है, आई जस्ट लाइक टू प्ले। को लेके कुछ भ्रांतियां हैं। वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दिस विल टेल यू अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ना। तो इस तरीके से अक्कल दाढ़ का जनरली होता है। अक्कल दाढ़ को लेके भ्रांतियां ये है कि आपका अक्कल दाढ़ जनरली 17 से 21 साल की उम्र में आता है। एंड बाय द टाइम यू आर कंसिडर कि आप मैच्योर हो चुके हो, इसलिए उसको अक्कल दाढ़ देता है। उसका अक्ल से कोई संबंधित नहीं है। अक्कल दाढ़ निकालने से आपके ना दिमाग पे कोई असर होता है, ना आपकी विजडम में कोई असर होता है, ना आपकी मतलब इंटेलिजेंस में कोई कमी आती है। अक्कल दाढ़ में थोड़ी सूजन वगैरह आती है, बट इट्स एन सेफ प्रोसीजर। कमिंग टू माला लाइन टेथ, मतलब आड़े टेढ़े दांत। तो आड़े टेढ़े दांतों का ऐसा है कि भाई हमारा लकी चार्म है, हमारा जो भगवान ने दिया वो दांत सबसे अच्छे है। एंड इसको अगर हमने ठीक कर लिया तो हमारे दिमाग की नसें खराब हो जाएगी। दांत को आड़े टेढ़े कराना ये फिजियोलॉजी के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेसेस आर 100% सक्सेसफुल। एंड अच्छा दिखना सबको आज सबका राइट होता है। आप सोशली प्रेजेंटेबल होना चाहिए। एंड अगर आपके दांत प्रॉपरली अलाइंड रहते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी खाने पीने की क्षमता, एंड आप उसको आप सफाई भी कर सकते हो। आप सोचो 2 दांत अगर ऐसे लगे हुए हैं तो उसकी सफाई इजी रहेगी कि इसकी ज्यादा अच्छी रहेगी? ऑब्वियसली इसकी ज्यादा अच्छी रहेगी।
अगर दांत आपके आगे टेढ़े हैं तो आप लाइफ लॉन्ग डेंटल प्रॉब्लम्स को लेके डेंटिस्ट के पास आते रहोगे, और अगर आप उसको सीधा करा लोगे तो 1.5 साल के लिए आपको मेरे पास में आना पड़ेगा, बट उसके बाद में वो ठीक हो जाएगा। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आपके दांत आगे पीछे है या आपके घरों में बच्चों के दांत आगे पीछे है तो उनका डेंटल ट्रीटमेंट करवा के ब्रेसेस लगवाने चाहिए। अब इसमें एक चीज है कि अभी हमारी एज हो गई, मतलब भाभी लोग हैं 40-42 के, 42 की एज में हम नहीं करा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास में एक रिसेंट लेडी चल रही है जो 48 ईयर्स ओल्ड है, उसका ऑर्थो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऑर्थो ट्रीटमेंट कैन बी डन अप टू 60 ईयर्स। 60 ईयर्स का तो हमने अभी तक नहीं किया, अगर कोई आना चाहे तो इट्स मोस्ट वेलकम। बट 60 ईयर्स में तो हमने आज तक नहीं की, but हमारे पास 48 ईयर्स ओल्ड की लेडी है। बट आइडियली इट इज सेड कि 11 से 12 साल की एज एक आइडियल एज होती है, रीजन मीन कि बच्चे का ग्रोथ बढ़ता शरीर रहता है, तो बढ़ते शरीर का हम ग्रोथ मॉड्यूलेशन कुछ चाहिए तो हम उसका फायदा ले सकते हैं, एंड दैट इज स्टेबल। उस समय बच्चों के ऊपर इतनी लाइबिलिटीज भी नहीं रहती है, स्कूल के टाइम पे बच्चों का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो दीज आर द फ्यू केसेस, अगर ऐसे यू कैन सी द डिफरेंस ऐसे। तो ब्रेसेस अगर रिक्वायर्ड है मालालाइन टीथ के लिए तो डेफिनेटली करवाना चाहिए। इसके अलावा ओरोडेंटल ट्रॉमा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या होता है कि कई बार छोटी मोटी गलती की वजह से, जैसे हमारा बाइक से एक्सीडेंट हो गया या घर में छोटे बच्चे हैं टेबल से गिर गए तो उनके दांत बाहर आ जाते हैं, तो हम एकदम घबरा जाते हैं और हमें करना क्या है। तो आज के इसके बाद में मुझे लगता है कि हमें क्या करना है, एक चीज ध्यान में रखना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, दांत निकलना है तो इसका मतलब दांत फेंक देना ऐसा नहीं है। हम फिर से सॉकेट में डाल के स्प्लिंट करके बचा सकते हैं, और दिस इज द बेस्ट ट्रिक। बट इसके लिए टाइम इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। अगर आप मेरे पास में विद इन 4 आवर्स आते हो तो वो जो दांत है मेरे पास में या किसी और डेंटिस्ट के पास में आप जाते हो, विद इन 4 आवर्स हम वही दांत को वापस लगा के उसको स्पिन कर सकते हैं। अब समझो एक्सीडेंट हुआ सुबह 10 बजे और मेरे पास में किसी कारणवश या डेंटिस्ट के पास में 12:30 तक 1 बजे तक पहुंच पा रहा है, तो 2.5-3 घंटे को दांत में रखना क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको करना है क्या है कि अगर कुछ नहीं जमता है आपके पास में तो एक पानी की बोतल लेंगे या पानी का वो लेंगे साफ पानी का, यू पुट दैट टूथ इनसाइड दैट बॉटल या पैकेट में। अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, सॉल्ट वाटर सबसे अच्छा होगा। बेस्ट चीज कच्चा दूध। कच्चा दूध में अगर वो आप निकला हुआ दांत को आप रखते हो और डेंटिस्ट के पास लेके आते हो तो वो बेस्ट है। कुछ नहीं होता है तो वो आप दूध जो आपका सलाइवा है, जो थूक है, उसमें भी रख के आप लेके आते हो तो भी चलेगा। प्लस सेकेंडली वो जो दांत है उसको सिर्फ टैप वाटर से धोना है, उसको घसना नहीं है, उसके जो फाइब्रस लिगामेंट है उसको घसना नहीं है या उसको ब्रशिंग करके एसिड वैसे से धोना नहीं है। कुछ पेशेंट लेके आते हैं मस्त से साबुन से धो लेते हैं, तो यू शुड नॉट अप्लाई सोप और कुछ। अगर आपको लग रहा है कि दांत मिट्टी में गिर गया है, रोड पे गिरा है, खून लगा हुआ है, तो एक टैप वाटर से धो के ले आइए आप वो दांत को, एंड इमीडिएटली आप डेंटिस्ट के पास में आइए। 90% ऑफ द टाइम वो दांत बच जाता है। कभी कभी तो दांत नॉर्मल जैसा भी हो जाता है, कुछ दांतों में हमको उसमें रूट कैनाल करना पड़ता है आगे जाके, पर जो भी है भगवान का दिया हुआ दांत सबसे अच्छा होता है। अगर वो दांत बच जाता है दैट इज द बेस्ट थिंग। तो दिस शुड बी नोटेड कि अगर आपका दांत गिर जाता है तो उसको साबुन से नहीं धोना है, उसको आप एक साफ पानी में या दूध में या सलाइवा में रख के लेके आ सकते हैं। तो दिस शुड बी द टेक होम मैसेज। अब सर एक बस प्रेगनेंसी का सेक्टर है जो बहुत ही नेग्लेक्टेड है, आई वुड लाइक टू टेक सम टाइम ऑन दिस, बाकी के स्लाइड्स विल स्किप। अब देखिए प्रेगनेंसी जो है ना, एक लाइफ में वुमेन्स की एक मेजर इवेंट है, बट इट इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन, ये कोई बीमारी नहीं है जिसको लेके हम हुआ बनाते हैं। इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। मतलब प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स डेंटिस्ट के पास नहीं आ सकते या प्रेगनेंसी के दौरान में डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। होता क्या है कि प्रेगनेंसी का पीरियड 9 महीने का प्लस डिलीवरी के बाद का करीबन 5 से 7 महीने का। तो अगर किसी लेडीज को कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो शी हैज टू बियर द पेन फॉर 18 मंथ्स। तो वो 17-18 महीने का पीरियड आप सोचो, इमेजिन करो, इट्स नॉट एन इजी थिंग कि किसी को दांत में दर्द हो रहा है या मसलों से खून निकल रहा है, उसको 17-18 महीने आप बियर करवा रहे हो जस्ट बिकॉज वो प्रेग्नेंट है। शी इज जस्ट प्रेग्नेंट, मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, वन शुड टेक। प्रेगनेंसी में ये जनरल प्रॉब्लम्स है कि प्रेगनेंसी में डेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं हम देखेंगे। प्रेगनेंसी के अंदर हम इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या, दांत निकाल सकते हैं क्या, दांतों की सफाई कर सकते हैं क्या, क्या प्रेगनेंसी की वजह से दांत खराब होते हैं। कई लेडीज बोलती है सर मेरी प्रेगनेंसी हुई थी ना उसके बाद से मेरे दांत खराब हो गए, बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है। तो सब चीज प्रेगनेंसी के ऊपर डालने की जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी इज वेरी फिजियोलॉजिक। अगर आप प्रेगनेंसी में जो आज मैं बता रहा हूँ वो सब फॉलो करते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। न्यू लेडीज में है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से भी दांत खराब होते हैं क्या, फिर टॉक टू वेज। एंड कैन डेंटल प्रॉब्लम्स कॉजेस मिसकैरेजेस? यस,
डेंटल प्रॉब्लम्स कैन कॉजेस मिसकैरेजेस टू द बेबीज। कई लोगों का ऐसा हो सकता है, मतलब कुछ लोगों का ऐसा हुआ है। अब बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि हाउ डज प्रेगनेंसी अफेक्ट योर ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ आपकी प्रेगनेंसी में कैसे इफेक्ट होती है? तो सभी को पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर अपनी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मतलब जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स रहते हैं वो सीक्रेट होते हैं। उसके वजह से बॉडी में काफी सारे इंटरनल चेंजेस आते हैं। उसकी वजह से एक ओवरऑल देखा जाता है कि दांतों की मोबिलिटी बढ़ जाती है आपके। आपकी जो थूक है या शार है, उनका सलाइवा, उसकी कंसिस्टेंसी में चेंज आता है, वो थोड़ा सा थिक हो जाता है एंड उसका फ्लो कम हो जाता है। आपके मुंह का बैक्टीरियल काउंट है प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, दैट लीड्स टू गम प्रॉब्लम्स। प्लस आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द लेडीज को मॉर्निंग सिकनेस होता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान में वॉमिटिंग का प्रॉब्लम बहुत होता है। दैट्स अ वेरी फिजियोलॉजिक। अब जैसा हम एसिड से शुरुआत से बात कर रहे हैं कि अगर आपके मुंह में एसिडिटी ज्यादा रहेगी तो दांत खराब होगी। तो ऑब्वियसली जब वॉमिटिंग आता है तो वॉमिटिंग एसिडिक रहता है, जो वॉमिट होता है वो 100% एसिडिक रहता है। पेट के बाइल जूसेस या जो गैस्ट्रिक एसिड्स रहते हैं वो निकलते हैं पेट में। और प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग इज वेरी कॉमन। प्लस बदहजमी प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। हर समय मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको डकार आती रहती है, तो उससे एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल टू योर टीथ। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भूख बहुत लगती है, बिंज ईटिंग, मतलब आप देखते हो कि प्रेग्नेंट वुमेन नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा खाते हैं, फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ मुंह में रहता है खाने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टाइम आपका मुंह में कितनी देर तक की खाना रह रहा है, तो उसकी वजह से आपके जो कैविटीज होने के चांसेस है काफी हद तक के बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन्स जो कॉमनली फेस करते हैं वो मुंह में प्रॉब्लम्स, मसूड़ों में प्रॉब्लम्स, बिकॉज उनके हार्मोन लेवल्स अल्टर्ड रहते हैं तो मसूड़ों से ब्लीड होता है। प्लस ये दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, ऐसे कुछ तो मसूड़ों से फुंसी आ जाती है, दिस इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी ट्यूमर आल्सो। प्लस कैविटीज, दीज आर द कॉमन थिंग जो प्रेग्नेंट वुमेन अपने प्रेगनेंसी के दौरान फेस करती है। अब ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हाउ डज प्रेगनेंसी अफेक्ट योर ओरल हेल्थ, कि प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं, आपके खाने की वजह से आपकी ईटिंग में ज्यादा हो रही है, प्लस आपका एसिड रिफ्लक्स जो वॉमिटिंग हो रही है उसमें आपके दांत एसिडिटी को एक्सपोज हो रहे हैं। तो इसकी वजह से डेंटल ट्रीटमेंट्स की जो नीड है वो प्रेगनेंसी में बहुत बढ़ जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान लोकल एनेस्थीसिया देना ठीक है क्या, सेफ है क्या? तो स्टडीज बहुत सारी है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम पेशेंट को सुनने का इंजेक्शन दे सकते हैं, दैट इज वेरी 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 सेफ। तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि लोकल एनेस्थीसिया कैन बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा दांत निकालने का, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं दांत को बचाने का। हमारे यहाँ पे पेशेंट है, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, अपने जैन पेशेंट ही है। उनका इलाज हुआ है, समझो आज हुआ है एंड थर्ड डे बाद उन्होंने डिलीवरी दी है। तो हमने ऐसी कंडीशन में भी रूट कैनाल्स किए हैं एंड करना पड़ा, क्योंकि उनको पेन इतना ज्यादा अनबियरेबल था कि अगर हम नहीं करते तो शायद 3 दिन पहले नहीं, उसी टाइम पे उनको प्रेगनेंसी का पेन लेबर पेन इंड्यूस हो जाता। तो मतलब इन इमरजेंसी केसेस हमको दांत भी निकालना पड़ता है और रूट कैनाल्स भी करना पड़ता है। जनरली वी अवॉइड डूइंग दैट, देयर आर डिफरेंट रीजंस, बट इट इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन कि हम प्रेगनेंसी में ये काम नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में एक्सरे विद प्रॉपर केयर हम ले सकते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान हम मुंह की सफाई भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या बोलते हैं, तो आपका एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपके दांतों को गलने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती। अब अगर ये सब होता है तो हमें करना है क्या? मतलब ये तो हमने सारी प्रॉब्लम्स की बात कर ली कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। कुछ लेडीज है कि हमारे दांत नहीं खराब होना चाहिए, तो जैसी वॉमिटिंग हो उसके बाद में ब्रश करते हैं, तो यू शुड नॉट ब्रश। आप वाटर विद बेकिंग सोडा लेके, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेके उसका कुला कर सकते हो। यू टेक एंटासिड्स एंड प्लेन वाटर, ईट सम चीज, बहुत ही नॉर्मल चीज है। ये चीज खाने से आपका जो एसिडिक पीएच है वो नॉर्मल हो जाएगा। एंड यूज फ्लोराइड टूथपेस्ट। या तो कंक्लूजन इज कि आजकल मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज आर प्लान, मतलब आजकल जो यंगस्टर्स रहते हैं वो प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं। तो हम प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले सारे ब्लड टेस्ट करवाते हैं, अपने सोनोग्राफी करवाते हैं, हम कार्डियक टेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें डेंटल चेकअप भी इंक्लूड कर लेना चाहिए, क्योंकि
ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताया, ये अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं तो हमको थोड़े से रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम प्रेगनेंसी पहले ही हमारा डेंटल चेकअप करवा लेते हैं तो ये चीजें होने की संभावना कम हो जाती है। प्लस प्रेगनेंसी के दौरान भी हमको डेंटल एक चेकअप करवाना चाहिए, हमें अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो। एंड पोस्ट प्रेगनेंसी तो जो पायोजेनिक ग्रैनुलोमा या फिर जो हमने जो डिसीजेस देखे उसके ट्रीटमेंट के लिए हमको कराना ही चाहिए। तो टेक होम मैसेज आज का ये होना चाहिए कि अगर हमारी फैमिली में कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो दे शुड कंसल्ट द डेंटिस्ट ऑल्सो। डेंटिस्ट्री फॉर किड्स, जैसा हमने शुरुआत के स्लाइड्स में देखा था कि ये मेरे के प्यारे प्यारे कुछ है बच्चे जो क्लिनिक पे हमने ट्रीट किए। डेंटिस्ट्री फॉर किड्स बहुत जरूरी है। एक जनरल कंडीशन रहती है कि बच्चों के दांत है तो दूध के दांत है तो ढलने वाले, इनका क्या करें। बट जैसे हमारे को खाने की जरूरत है दांतों के लिए, दांतों की जरूरत है खाने के लिए, वैसे बच्चों को भी खाने के लिए दांतों की जरूरत रहती है। तो वी शुड नॉट नेग्लेक्ट देयर। प्लस अगर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर बच्चों को दांत तो गिरने ही वाले हैं उसको निकाल दीजिए सर, उसका ट्रीटमेंट क्या करना। तो ऐसा नहीं है, अगर बच्चों को दांत अगर हम निकाल देते हैं तो जो प्रॉब्लम्स बड़े फेस करते हैं वही बच्चे फेस करते हैं। प्लस बच्चों के दांत जो है वो जो आने वाले सक्सेसर्स है, जो बड़े वाले दांत आने वाले हैं उनके लिए जगह बनाने का काम करते हैं। अगर हम बचपन में दांत निकाल देते हैं बच्चों के तो आने वाले दांत या तो बहुत लेट आएंगे या नहीं आएंगे, या बहुत जल्दी आ जाएंगे और आएंगे तो भी आधे टेढ़े आएंगे। तो बच्चों के दांतों का भी ट्रीटमेंट जिस तरीके से बड़ों के दांतों का होता है वैसा करना चाहिए। कुछ चीजें बच्चों के दांतों का ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चों के दांत बचपन में खराब होने लगते हैं और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले दांतों में भी प्रॉब्लम्स आने की चांसेस बहुत ज्यादा तक रहती है, बिकॉज ऑलरेडी उसका जो केरीज इंडेक्स है हाई रहता है। तो जो परमानेंट टूथ है उस पर भी कील लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंटली मैं एक ध्यान देना चाहूंगा कि हम लोग आजकल ये करते हैं कि हम लोग एक तो खुद सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं एड देख देख के, और वही टूथपेस्ट हम बच्चों से भी करवा रहे हैं। तो दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। आप देखोगे छोटे बच्चे मैक्सिमम टूथपेस्ट खा जाते हैं, वो थूकते नहीं है, पूरा टूथपेस्ट खा जाते हैं। तो मैंने आपको ऐसे ही बताया कि उसमें क्या कैंसर कॉजिंग एजेंट्स रहते हैं जो सेंसिटिव टूथपेस्ट रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप सोचिए बच्चों को कितना हार्मफुल है। बच्चों के लिए डेडिकेटेड 12 साल के बच्चों के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट आते हैं, उसका फ्लोराइड कंटेंट भी काफी कम रहता है। आप किसी भी डेंटिस्ट के पास, मेरे पास या फार्मेसी के पास जाइए, बोला कि बच्चों का टूथपेस्ट, तो बच्चों का टूथपेस्ट अलग होना चाहिए, बच्चों का ब्रश अलग होना चाहिए। एंड हमेशा हम बोलते हैं कि बच्चे हमारा अनुसरण करते हैं, बड़ों का अनुसरण करते हैं। अगर हम बच्चों के सामने रात में ब्रशिंग करेंगे और अच्छी हैबिट्स अगर बचपन में डालेंगे तो बच्चे डेफिनेटली नाइट हैबिट मतलब नाइट ब्रशिंग करेंगे। तो गुड थिंग स्टार्ट्स एट होम। अगर हम घर में या बच्चों में अच्छी आदत डालेंगे और एक बार आदत डल गई तो फिर वो हमेशा रहती है। तो हमने बच्चों का आइडियल बनना चाहिए एंड वी शुड स्टार्ट ब्रशिंग इन फ्रंट ऑफ देम। मतलब हमारा एक मॉर्निंग टास्क और रात का टास्क होना चाहिए कि हम ब्रश बच्चों को लेके चल रहे हैं बाथरूम में, वॉशरूम में, एंड हम दोनों साथ में ब्रश कर रहे हैं। तो बच्चों को भी मजा आएगा एंड बच्चों की अगर शुरुआत से ओरल हेल्थ अच्छी रहेगी तो ओवरऑल लाइफ में उनको प्रॉब्लम नहीं है। प्लस कुछ चीजें हैं कॉमन जेनेटिक कंडीशंस। कुछ बच्चे जो है दुर्भाग्यवश या किसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट लेके या जिनका तालु नहीं रहता है। जनरली ये चीज आज तो नहीं होती बट पहले जमाने में होती थी कि दीज आर कंसिडर्ड एज ओमेन, हमारे कुछ पाप है या फिर ऐसा कुछ करके इनको कंसिडर करते थे। बट दिस इज ऑल रिडिकल। क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के बहुत सारे सर्जरीज हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इसका रीजन ये रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मम्मी कुछ बीमार पड़ी हो या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो तो जब क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट होता है। तो दिस इज नथिंग टू रिलेटेड विद पाप एंड पुण्य। बच्चे हैं, हमेशा भगवान की देन रहती है। यू आर ब्लेस्ड टू हैव किड्स। तो बच्चों को हमेशा बच्चों समान ट्रीट करना चाहिए एंड इन लोगों को मतलब सोशली एक्सेप्टेबल करना चाहिए। कई बार भी लूज कमेंट्स, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दीज आर इजिली ट्रीटेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मेरी उम्र बढ़ रही है तो मेरे दांत खराब हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास पेशेंट है जिनके 20 या 30 साल की उम्र में भी पूरे दांत निकाल के हमने डेंचर्स दिए हैं उनको। एंड हमारे पास में ऐसे भी पेशेंट है जो 70-80 साल के, इसमें पूरा 32 का सेट देखते होंगे। आप अपने दादा लोगों को देखो, वो गन्ना तोड़ के खा सकते थे। आजकल हम लोग को बोलेगे तो हम कच्चा गन्ना नहीं खा पाते। तो दैट इज ऑल अबाउट कि आप अच्छे से डेंटल हेल्थ किस तरह से मैनेज करते हो। तो इफ यू आर मेंटेनिंग गुड ओरल हाइजीन, आपके दांत आपके रहने तक के और जाने के बाद में भी किसी के काम में आ सकते हैं ऐसे। डेंटिस्ट की दवाई गर्म होती है तो डेंटल वर्क इज मोर ऑफ प्रोसीजरल। डेंटलिस्ट बहुत कम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। डेंटल की दवाई आप जनरली 3 से 5 दिन खाते हो। आप जनरल फिजिशियंस के पास जाइए या कार्डिक सर्जन के पास या किडनी पेशेंट के पास जाइए, महीना भर की दवाई आपको लिख देंगे, है ना।
जनरली डेंटिस्ट आपको 3 या 4 दिन देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। तो डेंटल की दवाइयाँ गर्म नहीं होती। एक बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं कि उमरेड में या फिर वो भंडार रोड पे कोई बाबा है जो कान से कीड़े निकाल के देते हैं और उनके दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। तो प्लीज ऐसे कीड़े निकालने वाले बाबाओं के पास मत जाइए। वो आपका कान भी डैमेज करेंगे और दांत का तो बैंड बज ही रहा है आपका। तो प्लीज गो टू प्रॉपर प्रोफेशनल्स एंड डोंट गो टू देम। ऐसे दांत में कीड़े निकलते हैं तो मतलब कीड़े मारने की दवाई खाने से भी अपन ठीक हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल रिडिकुलस थिंग्स कि कान से कीड़े निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ होके ऐसा कुछ नहीं होता। वी विल स्किप आई थिंक प्री कैंसरस लीजन वाला जो है पोर्शन हम रिमूव करेंगे। बस एक चीज बताऊंगा, ये मेरे को 13 साल की बच्ची मिली थी जिसको ओरल कैंसर जैसे लक्षण थे। इसका कारण ये है मधु स्वीट सिपारी। ये हमारी खुद की देखी हुई, हमने इसी एक बूटी बोरी में कैंप लिया था, उसमें एक पेशेंट हमको मिली थी। शी इज हैविंग ओएसएम, मतलब प्री कैंसर स्टेज। तो अगर अपने घर के बच्चे आसपास में देखते हैं कि वो स्वीट सुपारी वगैरह जो आती है, तो स्वीट सुपारी खाने से भी बहुत सारा नुकसान होता है। और वी ऑल नो कि दारू सिगरेट तंबाकू तो नहीं खाना चाहिए। विल जस्ट स्किप दिस पार्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको डेंटिस्ट के पास कब कब विजिट करना चाहिए। दीज आर द फ्यू थिंग्स कि अगर ऐसा कोई भी चीज आपको नोटिस हो रही है तो यू शुड विजिट द डेंटिस्ट। ब्लीडिंग गम्स, डिसकलर्ड टूथ, मुंह से दुर्गंध आना, दांतों में ठंडा या गर्म पानी लगना, दांतों में कीड़ लगना, आपके मुंह में कहीं स्वेलिंग आ रहा है, या आपके दांतों का टेस्ट बदल रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस या कोविड के हमने देखा कि अगर मुंह का स्वाद बदलता है तो इट मे बी अ साइन ऑफ कोविड। तो अगर आपके मुंह का टेस्ट बदला है या सडनली आपके दांतों में हिलने लगे हैं, आपकी चमड़ी में कुछ कलर डिस्कलरेशन आ रहा है, मतलब आपका ओरल जनरली म्यूकोजा पिंक रहता है, पिंक से सडनली ब्लैक हो रहा है या व्हाइट पैच आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डेंटिस्ट के पास दिखाना चाहिए। आपकी सलाइवा की कंसिस्टेंसी, मुंह सूखा होने लगा है तो भी आपको दिखाना चाहिए। अगर आपको हेडेक हो रहा है, परसिस्टेंट हेडेक हो रहा है, तो इवन डेंटल प्रॉब्लम्स कैन कॉज हेडेक। आपको मुंह खोलने में डिफिकल्टी हो रही है, बंद करने में डिफिकल्टी हो रही है, आवाज आ रही है इसमें, तो यू शुड कंसल्ट योर डेंटिस्ट। दैट्स इट। कुछ और चीजें कहना चाहूंगा कि अगर आपको रात बेरात कभी पेन होता है, बहुत कॉमन चीज है कि रात में हमको पेन हुआ या फिर ऐसी जगह हमको पेन हुआ जहाँ पे डेंटिस्ट असेसिबल नहीं है, ऐसे दौरान हम क्या करें? तो सबसे सेफ चीज है, आपके यहाँ पे लौंग होती है घर में सबके, तो आप सब क्लोव ऑयल लेके आ सकते हो, लौंग का तेल, उसका एक फावा बना के लगा सकते हो। दैट इज द सेफेस्ट थिंग। घर में पैरासीटामोल रखिए, क्रोसिन 500 mg। अगर कोई दवाई लेना है तो सबसे सेफ दवाई आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो, बच्चे हैं तो आधी गोली डाल के दे सकते हो उसमें। जो चीजें बिल्कुल भी नहीं करना है, कतई भी नहीं करना है, वो ये है, सॉरी, उसको सेकना नहीं है, बाम एडिक्स विक्स नहीं लगाना है, उसको रगड़ना मसलना नहीं है, या तो फिर कपूर दबा लेना या हल्दी दबा लेना या फिर कुछ भी ऐसी एसिडिक चीजें दबा लेना। बेस्ट इज टू कॉन्टेक्ट यू इमरजेंसी डेंटिस्ट। अगर आपके पास कोई नहीं अवेलेबल है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, यू कैन कॉल मी। दिस इज माई नंबर, यू कैन नोट डाउन दिस नंबर। एंड द बेस्ट इज कि इमीडिएटली आप आपके डेंटिस्ट से कॉन्टेक्ट। बस कहने का मतलब ये था कि आपको बायोमेडिक सिक्स लगाना नहीं है, मतलब ये हमेशा डेट्रीमेंटल रहती है, या जो तेल वगैरह आते हैं वो लगा के सेकना नहीं है, दांतों को सिर्फ सूजन आ जाएगी, आपको कभी आराम नहीं मिलेगा। आपको कुछ करना ही है तो बर्फ लगा के आप सेक सकते हो। मेरा बताने का मतलब बेसिकली यही था, ये सारी चीजें कि डेंटिस्ट्री हैज इवॉल्व टोटली। हम स्टोन एज बार्बरिक एज से आज ये स्टेज पे आ गए हैं जहाँ डेंटिस्ट्री पूरी तरह डिजिटलाइज हो गई है। काफी बेहतर ड्रग्स आ गए हैं, काफी बेहतर टूल्स आ गए हैं, तरीके काफी बदल गए हैं। तो जो ओल्ड कंसेप्ट है डेंटिस्ट्री को लेके कि डेंटिस्ट्री में ऐसा होता है वैसा होता है, दैट हैज टोटली बीन चेंज। यू कैन कम टू अग्रवाल डेंटल क्लिनिक एंड एक्सपीरियंस द चेंज इन डेंटिस्ट्री। ये हमारी टीम है डॉक्टर्स की, डॉक्टर यश अग्रवाल, माई सेल्फ, मेरी वाइफ डॉक्टर अंकिता अग्रवाल, एंड न्यूली इंट्रोड्यूस इन आवर मेंबर फैमिली डॉक्टर जियांशी अग्रवाल, मेरी 6 महीने की बेटी है, तो यू कैन कंसल्ट हर ऑल्सो। ये आपको ट्रीटमेंट तो नहीं लेकिन स्माइल जरूर देगी, बहुत खुशी देगी आपको। एंड इफ एनी क्वेश्चंस काइंडली आस्क। थैंक यू। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सभी से रिक्वेस्ट है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो तो अपना हैंड रेज करें और 1 बाय 1 डॉक्टर साहब से क्वेश्चंस कर सकते हैं। हालांकि टाइम हम थोड़ा सा ओवर चल रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम इस तरह का था, जानकारियां इस तरह की थी कि वो बेबाक चला और पता ही नहीं चला 1 घंटा कब चला गया। थोड़ा सा
जिसका भी जिज्ञासा हो दंत चिकित्सा से लेके या और किसी भी चीज को लेके अपना हैंड रेज करे और अपना क्वेश्चन रेज करे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाभी, बोलिए। हाँ, बहुत सुंदर लिया आज यश डॉक्टर जी ने, बहुत सुंदर। मेरा एक सवाल है, हाँ जी मैम। दांतों में गैप पड़ती है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पहले भी मेरे नीचे के दांत में गैप थी तो रूट कैनल करके उसमें तो कर लिया, अभी ऊपर के दांत में गैप पड़ती है। पहले तो डॉक्टर ने बोला था कि पीछे से दांत नहीं रहते तो होता है, लेकिन वैसे तो रीजन नहीं हुआ। अभी ऊपर तो सब दांत है लेकिन गैप बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए रीजन क्या हो सकता है? नाइस। मैम, जैसा मैंने आपको बताया कि दांत की जो संरचना है, मतलब अगर आपके मसूड़ों में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो अटैचमेंट लूज होता है। आप ओरल कैविटी में देखोगे तो हमारी जबान है वो हमेशा चीजें बाहर फेंकने की कोशिश करती है ना। अगर हम दो टेबल देखें तो हमारा जो मतलब ओरल मस्कुलेचर है, आपके होठ जो है ना, वो दांतों को अंदर तरफ ढकेलते हैं और जो आपकी जीभ वो दांतों को बाहर की तरफ ढकेलती है ना। अगर इस बीच में हमारे दांत कमजोर होते हैं किसी कारण की वजह से, तो हमारी जो जीभ है वो बहुत पावरफुल है, तो वो दांतों को बाहर की तरफ ढकेलती है, तो बाहर जब दांत जाते हैं तो गैप बढ़ जाती है उसमें। तो एक कारण ये हो सकता है कि पेरियोडोंटल डिसीज की वजह से हो सकता है कि आपके मसूड़े कुछ कमजोर हो रहे होंगे। या कुछ हैबिट्स हो सकती है, किसी किसी को मतलब ऐसे बार बार ऐसे जीभ से दांत लगाने की आदत रहती है, टंग थ्रस्टिंग की हैबिट बोलते हैं उसको। तो उस वजह से भी ये हो सकता है। या कई बार हम लोग ऐसा करते हैं यूजली, ऐसे दांत लगाएंगे या फिर ऐसे लटके के रखेंगे, तो उस वजह से भी हमारे दांत बाहर आ सकते हैं। तो अगर ये तीन चीज में से कोई चीज है तो दैट में बी द रीजन ऐसे। डॉक्टर बाहर नहीं, गैप बढ़ रहे हैं सिर्फ, बट जो बोलते हैं हाँ, ना हम। मतलब एक्चुअली बाहर जब दांत आएंगे ना भाभी आपके, तभी गैप अच्छा गैप बढ़ेगी। जब कभी हम अच्छा। दांत बाहर आते हैं ना, तब गैप बढ़ती है, जब अंदर जाएगी आपके दांत गैप क्लोज होगी। तो या अगर ऐसे स्पेसिफिकली कुछ दांतों में गैप बढ़ रही है तो दांत कहीं से जीज रहे हैं क्या आपने, मतलब जीज रहे मतलब एसिडिटी की वजह से दांत गल रहे हैं या कीड़ी की वजह से दांत लग रहे हैं, तो वो भी हो सकता है कि गैप बढ़ रही है। एसिडिटी हो सकती है, रीजन एसिडिटी है। हाँ, एसिडिटी बहुत कॉमन रीजन है, मतलब एसिडिटी बहुत ही निगलेक्टेड पार्ट है। और एसिडिटी का सबसे मेन कारण है लाइफस्टाइल, मतलब हमारी जो आज की दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसकी वजह से एसिडिटी हुई है। हम योग प्राणायाम और पानी वगैरह सब छोड़ के हमारे खाने पीने की जो हैबिट है वो सब चेंजेस होने की वजह से एसिडिटी इज द मोस्ट कॉमन रीजन। और एसिडिटी की वजह से सिर्फ दांतों की समस्या नहीं, ओवरऑल पूरी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो यू शुड बहुत टेक केयर सुंदर, ऑफ योर एसिडिटी। नैना पारेख जी बहुत ने हैंड सुंदर, रेज बहुत किया है। नैना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नैना जी। So it was a very nice, doctor, very nice to learn Thank you, all ma'am. this. It was excellent information. So my question is, I'm wearing night guard. Okay. So night guard should be stored in water, just plain water, or it should be stored in denture tablets? नहीं, you should not use denture tablet every time. It should be stored in plain water, not to hold, not to call plain tap water. You should store once in a week or twice in a week. We can use that denture tablets. Daily, it is not at all required. Okay. सुधा जी बंसाली। हेलो सबको, जय जिनेन्द्र। मैं सुधा बंसाली बात कर रही हूँ। मेरे पोते का जो 21 का ईयर का है, लेकिन उसके जन्म से दांत है वो गिरे ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? मैम, उनका ना एक एक्सरे लेके देखना पड़ेगा कि रीजन क्या है दांत नहीं गिरे। एट द एज ऑफ 21 जन्म से एक भी दांत नहीं गिरना प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट। अगर ऐसा कुछ है तो कुछ ना कुछ कंजेनाइटल एनोमली होने के चांसेस है उसमें। तो उनका एक ओपीजी करके एक्सरे होता है, जस्ट शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक ओपीजी करके एक्सरे होता है, वैसे अपन एक्सरे लेके हम उनके दांतों का एक ऐसा एक्सरे होता है। अभी दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। ये दिखेगा अभी आपको, मैं अभी दिख रहा है आपको ये? नहीं दिख रहा है। ओके, तो एक ओपीजी करके एक्सरे होता है भाभी। वो एक्सरे कराने के बाद में हम देख सकते हैं कि अंदर में वो दांत है जो बचपन में दूध के दांत है, उनका अंदर के दांतों का स्टेटस क्या है। हमें पहले तो वो एक्सरे करना पड़ेगा कि अंदर के दांत है या नहीं है, और अगर नहीं है तो किस कारण से नहीं है, हमको थोड़ा सा रूल आउट करना पड़ेगा। और अगर है तो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। बट हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मुझे एक ओपीजी लगेगा उसके लिए, एक एक्सरे कराना पड़ेगा उसके लिए। और 21 साल में एक भी दांत नहीं गिरना थोड़ा सा डाउटफुल है, बट स्टिल अगर ऐसा लगता है तो आप आपके डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए या मुझसे कंसल्ट कीजिए। एक एक्सरे कराने के बाद में काफी चीजें क्लियर हो जाएगी उसमें। ओके, थैंक यू। शकुंतला जी ने हैंड रेज किया। शकुंतला जी।
जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। मेरे 7 साल की लोई है, उसके आगे वाले नीचे वाले दांत है वो आगे की तरफ है। मेरी एक 7 साल की दोहिती है, दोहिती के आगे वाले नीचे वाले दांत है वो आगे की तरफ है और ऊपर वाले दांत पीछे की तरफ है। तो आगे आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? हाँ भाभी, बिल्कुल 100%। देखिए नॉर्मली ना आपके जो दांत है वो इस तरीके से रहने चाहिए। मतलब अगर इसको अपन कंसिडर करते हैं, ऊपर के दांत बाहर की तरफ होने चाहिए और नीचे के दांत अंदर की तरफ होने चाहिए आपके। अगर ये ऐसा है, इसको क्रॉस बाइट बोलते हैं, इसको डेंटल क्रॉस बाइट बोलते हैं। और डेंटल क्रॉस बाइट ही ऐसी कंडीशन है जिसको इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ता है। इसको क्रॉस बाइट या सीजर बाइट बोलते हैं, कैंची की बाइट बोलते हैं इसको। तो अगर ये चीज है तो डेफिनेटली उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, बिकॉज ये जो सीजर बाइट है ये ट्रॉमेटिक बाइट कहलाती है एंड ये लेटर ऑन बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आइडियली जो आपके दांत है वो इस तरीके से होने चाहिए, ऊपर के दांत 2 mm बाहर और ऐसा ओवरलैपिंग 2 mm का होना चाहिए, इस तरीके का। हाँ, मोस्टली ये ऐसा है ऐसा है। तो दिस इज समथिंग प्रॉब्लम विद दैम। तो ये डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना बिल्कुल पड़ेगा। 100% दिखाना चाहिए आपने, और इसको जल्द से जल्द दिखाना चाहिए। ओके, थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही शानदार जानकारी। कुछ भ्रांतियां जो थी हमारी वो भी आज दूर हुई और बहुत शानदार तरीके से आपने दांतों का केयर हमें कैसे रखना चाहिए और दांतों की समस्या से हम बड़ी बड़ी समस्याओं को कैसे हम आमंत्रित करते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां भी दांतों के प्रॉब्लम के कारण से आ सकती है। आजकल जर्दा गुटखा का जो चलन बढ़ रहा है, इसके वजह से भी हमारे दांतों के प्रॉब्लम होती है और साथ बाद में बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे हम आमंत्रित कर रहे हैं। तो हमें जो आपने बताया अल्कोहल, गुटखा, जर्दा, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। ये बातें हम सब बताते रहते हैं, जानते भी है, लेकिन फिर भी हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो मैं अभी समय हमारा ऑलरेडी काफी हो चुका है। एमपी के फिटनेस क्लासेस और हमारे साथ एक नई संस्था आज जुड़ी है नोएडा से, नोएडा यूपी से, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम। दोनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जो भाई आज नहीं जुड़ पाए हमारे साथ, तो हमारा जो आज के प्रोग्राम का वीडियो है वो हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा शाम तक। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो जानकारी हमें मिली है ये इस जानकारी को हम अपने परिजनों के साथ शेयर करेंगे इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति, ओम शांति। एक सवाल इनका शशि जी का एक पेंडिंग रह गया है, यहाँ पे चैट बॉक्स में उन्होंने सवाल दिया है डॉक्टर साहब। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए ना सर। उन्होंने कि वो कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, जैसे आपने बताया चारकोल नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कौन सा सर टूथपेस्ट जनरली ना यूज करना? आप टूथपेस्ट यूज करते समय जो चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपने कि अगर उसका जो ग्रेड है, मतलब अगर हम देखें उसका जो पेस्ट की कंसिस्टेंसी है वो बहुत रफ नहीं होनी चाहिए। एक ये चीज ध्यान रखना है अपने को। एंड उसमें फ्लोराइड कंटेंट होना चाहिए। मतलब कोई भी फ्लोरिडेड टूथपेस्ट जो महीन हो थोड़ा सा हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। आयुर्वेदिक टूथपेस्ट जनरली फ्लोराइड नहीं रहता उसमें, तो हमें कोई भी फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, काफी सारे फ्लोराइड टूथपेस्ट अवेलेबल है एंड वो बहुत रफ नहीं होना चाहिए। और हमेशा हमें टूथ पेस्ट ही यूज करना चाहिए, टूथ पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टूथ पाउडर रफ रहता है। मतलब मैं कोई ब्रांड्स तो नहीं बता पाऊंगा ऐसे कि ब्रांड एंडोर्समेंट करके, बट ये ध्यान रखिए उसमें कि उसमें फ्लोराइड होना चाहिए एंड उसकी जो कंसिस्टेंसी वो बहुत रफ नहीं होनी चाहिए। एंड जेल से ज्यादा अच्छे पेस्ट रहते हैं, मतलब ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो आप कोई भी, काफी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आप यूज कर सकते हो। पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने Thank you, अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा इतना शानदार मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। ओम अरहम। थैंक यू। I would say very good PowerPoint presentation. जय जिनेंद्र। थैंक यू। आज का सेशन हम ही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम।